नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास खबर और इस प्रोग्राम में हम आज चर्चा करेंगे कल हुए मंत्रिमंडल के विस्तार की। सीएम बनने के बाद नायाब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है, तो वहीं पहले की सरकार में अनिल विज गृह मंत्री थे। नायाब सैनी कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिली है। हालांकि आपको बता दें कि 12 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद कुरुक्षेत्र से सांसद और वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायाब सैनी को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया था। हरियाणा में यह घटनाक्रम जेजेपी के बीजेपी से अलग होने के बाद सामने आया था। वहीं मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने विभागों के बंटवारे में जेपी दलाल को वित्त मंत्री का दायित्व सौंपा है। राजभवन में उनके मंत्रिमंडल में 8 नए चेहरों को शामिल किया गया था और इस तरह से नायब कैबिनेट में कुल 13 मंत्री शामिल हो चुके हैं। वहीं आज नायाब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा भी कल कर दिया गया था और उसमें किसे कौन सा विभाग मिला है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे इस चर्चा में। तो आपको बता दें कि किन मंत्री को कौन सा पद दिया गया है। चंडीगढ़ से आपको बता दें कि कल मंत्रियों को पद दिया गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास गृह विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान, युवा सशक्तिकरण, उद्यमिता का विभाग, सूचना जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग, विदेशी सहयोग, ऐसे कुल 14 विभाग नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखे हैं। तो वहीं कंवरपाल गुर्जर, जिनको कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, मत्स्य पालन, संसदीय मामले, आतिथ्य सरकार, विरासत एवं पर्यटन, ये विभाग दिए गए हैं। वहीं मूलचंद शर्मा की अगर बात करें तो उन्हें उद्योग एवं वाणिज्य, श्रम, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और चुनाव के विभाग दिए गए हैं। वहीं रंजीत सिंह, उन्हें बिजली और जेल का विभाग सौंपा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर कमल गुप्ता, जिन्हें स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, आयुष और नागरिक उड्डयन का विभाग सौंपा गया है। तो श्रीमती सीमा त्रिखा, उन्हें स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा का विभाग सौंपा गया है। महिपाल डांडा राज्य मंत्री हैं, उन्हें विकास और पंचायत और सहकारिता का विभाग सौंपे गए हैं। वहीं असीम गोयल, जो कि राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें परिवहन, महिला एवं बाल विकास के विभाग सौंपे गए हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव, जो कि राज्य मंत्री हैं, उन्हें सिंचाई एवं जल संसाधन, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण के विभाग सौंपे गए हैं। वहीं सुभाष सुधा, जो कि राज्य मंत्री भी हैं, शहर स्थानीय विकाय, सभी के लिए आवास, उन्हें विभाग ये सौंपे गए हैं। बात करें विशंबर सिंह, जो कि राज्य मंत्री हैं, तो उन्हें सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अंत्योदय सेवा कई विभाग सौंपे गए हैं और मुद्रण एवं लेखन सामग्री के विभाग भी सौंपे गए हैं। वहीं संजय सिंह, जो कि राज्य मंत्री भी हैं, उन्हें पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव और खेल ये विभाग सौंपे गए हैं। तो हमने आपको अभी बताया कि ये तमाम मंत्री जिन्हें कल विभाग सौंपे गए हैं और कुल 14 मंत्री हैं जिन्हें विभाग सौंपे गए हैं। तो इसी चर्चा पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से और ओपी शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके पास आऊंगी। ओपी, सबसे पहले स्वागत है आपका और इस चर्चा पर हमें थोड़ी और जानकारी दीजिए। कल 14 मंत्रियों का विभाग बांटे गए हैं नायब सिंह सैनी ने। इसमें किन किन को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उनके बारे में आप हमें थोड़ी और जानकारी दीजिए। देखिए, अगर देर रात जो मंत्रिमंडल अलॉटमेंट हुआ है वो जो है करीबन 12 दिन के बाद, जो हरियाणा की नई सरकार बनने के बाद, नायब सैनी सरकार बनने के बाद जो 12वें दिन है इस मंत्रिमंडल का जो है वो गठन हुआ है। और इसमें जो मुख्य तौर पर अगर देखें तो पिछली बार की सरकार में जो कुछ विवाद होते थे उनसे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सीख ली है। गृह विभाग को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और तत्कालीन गृह मंत्री अनिल विज के बीच में जो वो काफी विवाद रहते थे, तो इसको लेकर इस बार नायब सैनी ने जो गृह विभाग है वो किसी को नहीं दिया, वो अपने पास ही जो रखा है। वहीं अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो इस बार के जो कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है उनके विभागों में किसी तरह का बदलाव नहीं है। उनके पास एक बार फिर एनर्जी और जेल डिपार्टमेंट होगा। वहीं अगर बाकी विभागों की जो है बात करें तो उनमें
जो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर है, मूलचंद शर्मा है, डॉक्टर बनवारी लाल है और डॉक्टर कमल गुप्ता है, इन सभी को जो है कहीं ना कहीं पावरफुल किया गया। पहले अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो पिछली सरकार में करीब 18 से 19 विभाग थे जो जेजेपी के पास थे और सभी बड़े अहम जो विभाग थे। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे। वहीं अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें, उनके पास भी करीब 1 दर्जन के करीब जो है वो बड़े विभाग कहीं ना कहीं थे। तो ऐसे में जो है वो जाहिर सी बात है कि जब नए विभागों को बंटवारा होना तो सभी विभागों को जो है वो काफी कुछ जो है वो बड़े विभाग मिले। आमतौर पर देखें, अगर हम 4 बड़े कैबिनेट मंत्रियों को छोड़ दें तो उसके बाद जितने भी मंत्री शामिल हुए, अमूमन सभी मंत्रियों को एक अच्छा विभाग मिला है। जो संभवतः पिछली बार सरकारों में जो विभाग उन बाकी मंत्रियों को दिए गए थे, उनके मुकाबले इस बार के अच्छे विभाग है। अगर हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो गृह विभाग, एक्साइज एंड टैक्सेशन, यूथ विभाग, डीपीआरओ, फॉरेन कॉर्पोरेशन, जो जस्टिस मैनेजमेंट और माइनिंग और जो लीगल मामले जैसे अहम मामले हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पास जो है रखे। उसके बाद अगर कंवरपाल गुर्जर की बात करें तो पिछली सरकार में वो मुख्यतः जो शिक्षा मंत्री थे, साथ में उनके पास हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन और आर्कियोलॉजी का विभाग था। तो लेकिन इस बार उनको उन विभागों के अलावा जो है वो कृषि विभाग जो है पूरी तरीके से उनको कृषि एवं कल्याण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, संसदीय कार्य मंत्री और जैसे विभाग देंगे तो कह सकते हैं कि इस बार उनके पास जो है एक तरह से कृषि विभाग का नया चार्ज मिला है। और अगर संसदीय मामलों की बात करें या फिर हॉस्पिटैलिटी की बात करें या फिर पर्यटन की बात करें तो ये मंत्रालय उनके पास जो है वो पहले भी थे। अगर मूलचंद शर्मा की बात करें तो पिछली सरकार में वो हरियाणा हायर एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार उनको जो है वो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर का जो है वो मिला है। और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स बने तो उसके साथ इनको श्रम विभाग का भी जो है वो चार्ज मिल गया है। फूड एंड सप्लाई विभाग भी जो उनको दिया है, जो हरियाणा का एक बड़ा विभाग है। पिछली सरकार में जो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ऊपर इसी विभाग में जो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी जो लगे थे। वही रणजीत चौटाला की बात करें तो उनको एक बार फिर बिजली और जेल विभाग भी जो दिया गया। कृषि जो अगर हम कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल की बात करें तो पिछली सरकार में वो जो कृषि मंत्री थे, लेकिन इस बार उनका कद जो है काफी बढ़ा दिया। अगर वो हरियाणा के जो है वो वित्त मंत्री और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री हैं, दोनों विभाग अपने आप में बहुत अहमियत जो है वो कहीं ना कहीं रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर बनवारी लाल की बात करें तो उनको पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग्स एंड रोड और पब्लिक हेल्थ के अलावा जो है उनको आर्कियोलॉजी विभाग भी जो दिया गया है, काफी अच्छी बात है। पिछली सरकार में इनके पास कोऑपरेटिव विभाग था, उसमें जो है करीब 100 करोड़ का घपला भी हुआ था। तो उसके बाद लेकिन उनको जो है कोऑपरेटिव विभाग नहीं दिया गया। और अगर हम स्टेट मिनिस्टर्स की बात करें तो सीमा त्रिखा जो मिनिस्टर्स में सबसे सीनियर आती है, तो उनको उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा, मतलब हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हरियाणा की एक शिक्षा मंत्री है, राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट कार्यभार जो उनको सौंपा गया है। और इसी तरह तमाम जो है विभागों की बात करें, महिपाल डांडा को जो है कोऑपरेटिव विभाग जो दिया गया है। असीम गोयल की मेन बात करें तो परिवहन और महिला एवं बाल विभाग उनको दिया गया है। वहीं अभय सिंह यादव की बात करें तो सिंचाई विभाग उनको दिया गया है। शोभा यादव को जो अहम विभाग मिला है वो अर्बन लोकल बॉडी मिला है। और विशंबर वाल्मीकि की बात करें तो उनको सोशल जस्टिस विभाग दिया गया। और संजय सिंह की बात करें तो उनको पर्यावरण वन विभाग जो दिया गया। तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से इस बार के मंत्रिमंडल में सभी जो 14 मुख्यमंत्री से कुल 14 मंत्री हैं, उन सभी के पास अहम विभाग है और कुछ कमजोर विभाग भी है। तो सभी को अपना जो है वो मौका काम करने को मिलेगा। किसी भी मंत्री के ऊपर ना तो ज्यादा काम का प्रेशर इस से दिखने वाला है और ना उनके ऊपर ऐसे विभाग मतलब कमजोर विभागों की जो है बात भी उठेगी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि एक अच्छा जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में के बाद जो है वो विभागों का अलॉटमेंट हुआ है। जी ओपी, लौटूंगी आपके पास। मोनू पांचाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा पर। मोनू, ये तो बात हुई तमाम विभागों की, जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभाग सभी को बांटे गए। तो फरीदाबाद से भी ऐसे 2 मंत्री हैं जिनको विभाग बांटे गए हैं।
जी जी अनाज, देखिए जिस तरीके से जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जैसे हुआ है, उसके साथ जो है कल जो है मंत्रिमंडल के चलते जो है कार्यभार यानी कि उनको विभाग जो है वो दिए गए। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से बात की जाए अनाया, तो यहाँ पर जो है परिवहन मंत्री जो कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, उनको जो है वो विभाग यहाँ पर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं विभाग जिस तरीके से बदले हैं, तो विभाग में कहीं ना कहीं तब्दीली जरूर लाई गई है। क्योंकि मंडल विस्तार की बात की जाए तो मंत्रिमंडल विस्तार, तो मंत्रिमंडल में जिस तरीके से विस्तार तो जैसा पहले था वैसा ही है, क्योंकि कुछ नए चेहरे जरूर शामिल करे हैं। लेकिन बात की जाए तो विभागों की, तो विभागों में जरा फेरबदल जरूर किया है। अब अगर बात करी जाए तो जो है मूलचंद शर्मा जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनको जो है उद्योग जो है वो विभाग यहाँ पर दिया है, श्रम विभाग भी यहाँ पर दिया गया है, और इसके साथ साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति जो है वो भी विभाग यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ साथ मैं बता दूं अनाया, चुनाव विभाग भी जो है वो जो है मंत्री मूलचंद शर्मा को दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात की जाए तो यहाँ पर जो है सीमा त्रिखा भी पीछे नहीं है, क्योंकि सीमा त्रिखा जो है वो भी फरीदाबाद से ही है, और फरीदाबाद में वो भी एक राज्य मंत्री यानी कि मंत्री है, उनको भी विभाग यहाँ पर दिए गए हैं। और सीमा त्रिखा की बात की जाए तो उनको भी जो है 2 विभाग यहाँ पर दिए गए हैं, एक शिक्षा विभाग है और तो दूसरा उच्च शिक्षा जो विभाग है, वो दोनों विभाग इनको दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अनाया जिस तरीके से जो विभाग तो है वो वितरित कर दिए गए हैं, विभागों में फेरबदल जरूर करा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो 4 साल से जो मंत्री हैं वो अपने विभागों को, पुराने विभागों की बात की जाए तो जिस तरीके से मूलचंद शर्मा पे पुराने जो जब मंत्री थे तो उन पर जो है खनन था, परिवहन था, तो उसमें कहीं ना कहीं चेंज जरूर किया गया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि अनाया जो चेंज जिस तरीके से विभाग जो करे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है जैसे पहले विभाग चल रहे थे ऐसे ही विभाग चलेंगे। क्योंकि जब नया नया कोई मंत्री बनता है तो कहीं ना कहीं रूल जो है वो बदल दिए जाते हैं। लेकिन बात की जाए तो क्योंकि समय ज्यादा नहीं है और विभागों को समझने में भी जो है समय लगता है, लेकिन जिस तरीके से मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं तो इन विभागों को समझने में जो है वो टाइम निकल जाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ समय बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुराने ढाल पर जिस तरीके से विभाग चल रहे थे वो विभाग उसी तरीके से चलेंगे, कोई तब्दीली विभागों में नहीं देखी जाएगी। जी अनाया। जी मोनू, लौटूंगे आपके पास। ओपी, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग अभी देखा जाए तो कृषि का है, और इसको जो है कंवरपाल को दिया गया है। कुछ सोच समझ के दिया गया है कृषि का जो विभाग है? देखिए अनाया, कई बार ऐसा होता है कि कुछ समीकरण ऐसे बनते हैं कि ना चाहते हुए भी किसी को कोई विभाग मिल जाता है। लेकिन अगर पहली बात तो ये कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये एक सीएम का प्रोरोगेट, मतलब उनका विशेषाधिकार होता है, कौन आदमी किस विभाग में रहेगा। तो वैसे तो हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन अगर हम जो वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल की बात करें, उनके पास भी कृषि विभाग पहले था, तो अब जाहिर सी बात है कि वित्त विभाग और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो 2 उनको विभाग मिलेगी, काफी हरियाणा के लहजे से काफी अहम विभाग है। और सभी तरह के जो डेवलपमेंट में काम होता है वो फाइनेंस विभाग से शुरू होते हैं। संबंधित विभाग भले ही योजनाएं बना ले, लेकिन उनके फिजिबिलिटी और उनको पैसा वगैरह की जो कहीं ना कहीं एक जरूरत होती है वो वित्त विभाग ही जो मंजूर करता है। तो ऐसे में जयप्रकाश दलाल को जो विभाग दे वो अहम है। तो ऐसे में उनको बाकी विभागों का जो चार्ज देना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, उनके लिए वजनदार रहता है। और आगे विधानसभा के चुनाव भी जो करीबन 5-6 महीने बाद होने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जरूरी ये बात होता है कि वो वित्त विभाग उनको दे दिया है तो बाकी विभागों की शायद उनको जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ही एक प्रोरोगेट होता है किस तरीके से वो किस विभाग के मंत्रियों को जो है वो अलॉट करें। जी अनाया। मूलचंद शर्मा की अगर बात करें तो उनको बाकी अन्य विभागों के साथ चुनाव विभाग भी दिए गए हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी उनका चुनाव भी नजदीक है, इसको लेकर उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी? देखिए रावा, ये जो चुनाव विभाग है ये हरियाणा चुनाव विभाग है, न कि ये कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव भी नहीं है, बल्कि ये एक तरह से करनाल में भी चुनाव होने हैं। तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो क्या क्या चुनाव की जिम्मेदारियां जो हैं वो मूलचंद शर्मा पर होंगी?
देखिए ना, अगर हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की बात करें या फिर उपचुनाव की बात करें, इनका संबंध कभी भी राज्य सरकार से नहीं होता है। ये जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा या राज्यसभा और विधानसभा के उपचुनाव की बात हो, ये भी जो है वो राज्य सरकार का मसला नहीं होता। ये देश का जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसका मसला होता है। अगर मूलचंद शर्मा को जो चुनावी विभाग मिला है उसका जो एक तरह से जो एरिया है वो हरियाणा के जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर कमेटियां या फिर जो पंचायती चुनाव है उन तक ही वो कहीं ना कहीं सीमित होकर रह जाते हैं, क्योंकि ये चुनाव राज्य सरकार के जो है वो हाथ में होते हैं। हरियाणा का अलग से राज्य जो है वो चुनाव अधिकारी जो होता है, तो उस लेख से कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बार जो मूलचंद शर्मा का जो कद वो थोड़ा सा पहले से बड़ा है, उनको इंडस्ट्रियल कॉमर्स विभाग दिया गया। इससे पहले ये विभाग पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जो है पास था, लेकिन इस विभाग के मिलने से जो है वो मूलचंद शर्मा की जो है काफी जो है वो चुनौतियां भी जो है उनके सामने खड़ी होगी, क्योंकि हरियाणा में जो है निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को जॉब देने के लिए 75% आरक्षण का कानून जो वो पास जो वो किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको क्रैश कर दिया था। और उसके बाद अब उस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि ये जो 75% आरक्षण का कानून जो हाईकोर्ट ने खारिज किया है, तो इसको लेकर मूलचंद शर्मा जी की बड़ी जो है कहीं ना कहीं एक परीक्षा के बराबर भी वो होगी। ठीक, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जुड़ गई है, उनसे भी इस चर्चा पर बात करेंगे। नेहा, आपका स्वागत है सबसे पहले तो, और फिर आपको मैं पूछना चाहूंगी आपसे ये सवाल कि कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सभी को विभाग बांटे गए हैं, मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने पास जो है 14 विभाग रखे हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी का जो व्यवहार आज प्रदेश में सबके सामने है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उनसे निरंतर 1 बाय 1 कनेक्टेड हैं, इसलिए वो जानते हैं कि जिस तरह का भाव वो लेकर, जिस तरह का विचार वो लेकर और जिस तरह की रणनीति वो लेकर सरकार आगे चलाने वाले हैं। लगभग 6 महीने का कार्यकाल जो है अभी जो है विधानसभा चुनाव से पहले का रहेगा, तो उन सभी चीजों को देखते हुए जो महत्वपूर्ण दायित्व हैं वो अगर मुख्यमंत्री जी निभाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, जिसमें गृह विभाग जो है वो स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने पास में रखा है। और मुझे लगता है कि उनके इस कार्यकाल में और उनके नेतृत्व में जो अभी प्रदेश में जिस तरह का भी सुरक्षा का भाव प्रदेश की जनता को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, पुलिस विभाग का जो दायित्व रहेगा वो सभी गृह मंत्रालय के ही जो है उसमें आता है, आप जानती हैं। तो इस तरह से नायब सिंह सैनी जी जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर दिखाएंगे और बहुत अच्छा सरकार चलाकर दिखाएंगे। और इसके अलावा नायब सिंह सैनी जी के पास में जो है राजस्व और आपदा प्रबंधन का काम भी रहेगा। युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता को लेकर भी नायब सिंह सैनी जी ने ये मंत्रालय अपने पास में रखा है। देखिए, वो स्वयं भी बहुत ज्यादा उम्र के नहीं हैं और अभी उनको हम राजनीति में, क्योंकि युवाओं की उम्र जो है वो 50-55 तक भी युवा ही मानते हैं, तो इसलिए नायब सिंह सैनी जी को भी हम अभी युवा ही देखेंगे। तो जितने युवाओं के लिए सशक्तिकरण के काम करने हैं, उनको स्वरोजगार के प्रति जो है मोटिवेट करना है, उनके लिए नए अवसर खोजने हैं, उसमें भी नायब सिंह सैनी जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। सूचना और जनसंपर्क और भाषा और संस्कृति का जो विभाग है वो भी मुख्यमंत्री जी स्वयं देखेंगे, और वो देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के लिए पहली बार वो इस पद पर बैठ रहे हैं और हरियाणा प्रांत की जनता के साथ उनका जो सूचना का जो तंत्र बनेगा, जो संवाद रहेगा, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से चुनाव के समय में जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो दूसरे असामाजिक तत्व हैं, वो किस तरह से समरसता को बिगाड़ने का काम करते हैं, उस पर भी कंट्रोल करना जो है वो बहुत जरूरी हो जाएगा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। तो इस तरह से अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो विभाग हैं वो मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखे हैं और उनकी काबिलियत जो है वो सामने आएगी। जी नेहा जी, अगर बात करें अनिल विज की, तो उनसे मिलने भी पहुंचे हैं नायब सिंह सैनी जो है मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनसे मिलने पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें कोई विभाग इस बार क्यों नहीं दिया गया है? और उनकी नाराजगी, अभी तो वो फिलहाल बोल रहे हैं कि मैं नाराज नहीं हूं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन उनकी नाराजगी हम सभी ने देखी है, तो इस पर अब उनको लेकर आगे की क्या प्लानिंग है?
देखिए अनाया जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम नायाब नहीं है, नायब है, तो आप सही प्रोनाउंस करें। नायब सिंह सैनी जी हमारे जी माफ होम कीजिएगा, मिनिस्टर नायब साहब जी। से कोई नहीं, पूर्व होम मिनिस्टर जो है हमारे अनिल विज जी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही सम्माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता हैं, उनके पास मिलने के लिए गए। ये उनका एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है कि जो भी सीनियर वरिष्ठ हैं उनका आशीर्वाद लेना, उनका मार्गदर्शन लेना नायब सिंह सैनी जी के लिए एक बहुत ही उनके सौम्य व्यवहार को दर्शाता है। दूसरी बात, पिछले दिनों भी आपने मीडिया में उनके खुद के बयान सुने, माननीय अनिल विज जी यही बात कह रहे थे कि मैं कोई नाराज नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। देखिए, ये हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं से या कार्यकर्ताओं से आपको सुनने को मिलेगा कि सभी डाउन टू अर्थ हैं, कोई अपने आप को नेता नहीं मानता, सब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का कार्यकर्ता मानते हैं। और यही बात ही अनिल विज जी के समक्ष दिखी। अब बात यह है कि कई बार कई जिम्मेदारी कुछ लोगों को निभाने को मिलती हैं, लेकिन उसके बाद नए लोगों को भी वो जिम्मेदारी निभाने को मिलनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से केंद्र में सरकार संभाली है, जब से केंद्र में भारत को जो संचालन अभी सरकार का कर रहे हैं, उनकी एक ही रणनीति रही है कि हर बार कैबिनेट में जो है वो नए चेहरे आने चाहिए। इसीलिए उन्होंने पिछली बार अगर आप देखें और इस बार अगर आप देखें तो लोकसभा की सीटों में भी नए चेहरों को जगह दी है, उसी प्रणाली को फॉलो करते हुए, क्योंकि नई राजनीतिक पौध को पैदा करना भी बहुत जरूरी है। एक संगठन का ये दायित्व है कि वरिष्ठता के साथ साथ नए जो राजनीतिक चेहरे हैं वो भी उभर कर बाहर आने चाहिए, संगठन उनका भी परिपोषण करता है। तो ये इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप इसको कोई राजनीतिक रूप ना दें, कोई राग द्वेष का रूप ना दें, केवल यही देखना चाहिए कि एक संगठन का दायित्व अपने नव कार्यकर्ताओं को भी वरिष्ठता की तरफ ले जाने का ये एक कदम है। नहीं, बिल्कुल कोई राजनीतिक रूप इनको नहीं दिया जा रहा है। हम बस जानना चाह रहे हैं कि क्या प्लानिंग है। नायब सिंह उनसे मिलने भी पहुंचे हैं और नायब सिंह जो हैं वो एक नायाब व्यक्ति भी हैं, तो उनको नायब बुलाना भी कोई गलती नहीं है मुझे लगता है, पर लेकिन उनको नायब जी, उनका नायब है, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री। और मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूँगी कि आज कृषि मंत्री जो है वो बहुत ही प्रमुख ये विभाग है जो कंवरपाल को दिया गया है, इस पर क्या कुछ सोच विचार किया गया था उनको देने के पहले? क्योंकि हरियाणा पंजाब में देखा जाए तो अभी भी कृषि का जो विभाग है, किसान की अगर बात की जाए तो अभी भी जो है नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से। देखिए, मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगी इस विषय में, क्योंकि जब भी राज्यपाल जी मुख्यमंत्री जी के साथ और वरिष्ठ हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ बैठकर ये सभी चर्चाएं हो चुकी थी, और जो शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है वो बहुत ही कारगर फैसला सिद्ध होगा। आज कंवरपाल जी को कृषि विभाग मिला है और कंवरपाल जी बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही समझदार नेता हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने पिछले विभागों का संचालन किया है बहुत बाखूबी निभाया है, और कृषि विभाग को भी वो बहुत अच्छे से इसको आगे लेकर चलेंगे। उनकी जो रणनीति रही है, शिक्षा विभाग में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, नए काम किए और नई योजनाओं को उन्होंने लागू कराया। उसी तरह से किसानों को भी संतुष्ट करने का काम जो है वो कंवरपाल जी करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जो आज हम बात करें कि किसान जो हरियाणा का है वो बरगलाया गया था पंजाब के किसानों द्वारा या पंजाब के नेताओं द्वारा या आम आदमी पार्टी द्वारा या कांग्रेस द्वारा या INLD द्वारा, लेकिन अभी जो हरियाणा के किसान है, पिछले दिनों आपने देखा पंजाब के किसान तो बॉर्डर पर बैठे हुए थे, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उनका जो है खुलकर बाहर आकर समर्थन नहीं किया। उससे ये बात स्पष्ट होती है कि हरियाणा के किसान इस बात को समझ गए हैं कि चाहे वो आंदोलन में बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी केंद्र की तरफ से और राज्य की तरफ से उनको जो सुविधाएं मुहैया कराई गई थी वो योजनाओं का फल उनको मिलता रहा। इससे हमारी जो सरकार की मंशा है जी, माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ेगा समय की पाबंदी की वजह से। एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जी अनाया, मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल सही कहा था आपने। नायब सिंह सैनी जी बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे और नायाब सरकार चलाएंगे, यही जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नेहा जी हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। ओपी, आपकी तरफ मैं रुख करूंगी। अभी हमारी बात हुई बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन जी से, जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी और जिस तरह से बता रही थी कि जो मुख्यमंत्री हैं स्वयं अपने पास 14 विभाग रखे हैं, इसके कितने क्या कारण हैं उस बारे में भी बता रही थी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या किसी मंत्री का अब रिएक्शन आया है अभी तक? कल जो विभाग बांटे गए हैं उसके बाद किसी मंत्री का कोई रिएक्शन सामने आया है?
देखिए अनाया, अगर हम अब तक तो देखो उनका कोई रास्ता सामने नहीं आया। हरियाणा कैबिनेट की जो है बैठक करीबन 15 मिनट पहले जो है अनौपचारिक बैठक जो है शुरू हो गई है और उस बैठक में तमाम मंत्री जो है मौजूद है। जहाँ तक हम कृषि विभाग या फिर कृषि मंत्री जो कंवरपाल गुर्जर है उनकी बात करें तो इस बार जो हरियाणा के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका काफी अहम होने वाली, क्योंकि आदर्श आचार संहिता जो लग चुकी है और ऐसे में जो गेहूं या सरसों की जो खरीद है अगर इससे किसान नाराज होते हैं तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता। ठीक है ओपी, मैं मोनू आपके पास आऊंगी। आपने बताया कि फरीदाबाद में भी 2 मंत्री ऐसे हैं जिनको विभाग सौंपे गए हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए बाकी मंत्रियों की भी तो उनको भी कई विभाग सौंपे गए हैं। अगर बात करें लोगों की तो लोगों में किस तरह के इस बार जो है फरीदाबाद में ग्राउंड पर किस तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं? क्या लोग इस जो निर्णय लिया गया है हरियाणा में इससे खुश नजर आ रहे हैं? देखिए फरीदाबाद अनाया, अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से कल जो है मंत्रिमंडल में जिस तरीके से विभाग बांटे गए तो उसको लेकर के तमाम जो लोग हैं वो कहीं जो है वो बधाइयां देने का तांता यहाँ पर लग गया और कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि जिस तरीके से हरियाणा यानी फरीदाबाद के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का जो विभाग तो कहीं ना कहीं युवाओं को ठीक है मोनू जी हमारे पास समय की पाबंदी है इसलिए आपको यहीं रुकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू आपका और ओपी आपका हमें तमाम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए, इस चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा और आज के लिए फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, नमस्कार।